बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और एशिया मैचिंग कप के अंदर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश ए के दरमियान फ़ाइनल मैच खेला जाना है। बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में भी पाकिस्तान टीम अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और फाइनल जीतने में कामयाब रहेगी। इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी यहाँ पर दिखाते नज़र आए हैं। मास सदाकत उनका भरपूर साथ दिया अहमद दानियाल ने। उसके अलावा यासिर खान थोड़े से बुझे दिखाई दिए इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद नईम बुझे दिखाए। फिर कप्तान इरफान खान नियाजी कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं दिखा पाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में इंडिया की टीम को भी शिकस्त दी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है 6 दिसंबर को। इसकी इफ्तिताई तकरीब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मुनक्किद होनी है, उस हवाले से बात रहेगी। फिर 14 साल के बाद सिंध पुलिस गेम अख्ताम पजीर हुए हैं, उस हवाले से बात रहेगी कि 14 साल के बाद होने वाले इन फोर्सेस के मुकाबलों के अंदर फोर्सेस की टीमों ने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई, क्या आने वाले वक्त में ये जो गेम्स है सिंध पुलिस गेम्स वो दोबारा इनेकाद होंगे तो उनकी सलाहियतों से कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इनमें अक्सर वो प्लेयर्स भी शामिल रहे हैं जो नेशनल गेम्स का भी हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। इन सब सूरत हाल पर बात करेंगे। अब बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं बदियो जमा साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल कदीर राना साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। इसके साथ साथ हमेशा हमारे शो पे मौजूद रहते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बदियो जमा साहब की तरफ चलते हैं। बदी साहब, बड़ा ज़बरदस्त रहा है पाकिस्तान के लिए एशिया इमर्जिंग कप, जहाँ पर पाकिस्तानी कारकर्दगी राइजिंग स्टार की बड़ी ज़बरदस्त रही। कुछ अच्छे लड़के भी मिले हमें इस टूर्नामेंट से। अगर हम देखें तो यहाँ पर मास सदाकत ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, सुफियान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अहमद दानियाल अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे। एक और हमारे पास अच्छा कह सकते हैं कि होनहार टैलेंटेड क्रिकेटर निकल कर आया है फहद मसूद, जिन्होंने कल भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी। सेमीफाइनल मैच के अंदर 3 विकेटें हासिल की। तो हमारे पास अब बेंच तैयार होते हुए दिखाई दे रही है। क्या आप समझते हैं कि इन बेंच तैयार होने का फ़ायदा पाकिस्तान को नेशनल टीम को भी होता दिखाई देगा? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सिलेक्शन हम पाकिस्तान सुपर लीग से करते हैं, ये बड़ी कौड़ होती है जो इस किस्म के कप्स होते हैं वहाँ अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। बिल्कुल आप सही है। देखिए एशिया राइजिंग स्टार जिसमें खिलाड़ियों ने जो परफॉर्म किया, ख़ासतौर पर आप नाकाबिल शिकस्त हैं अब तक। भारत को भी आपने हराया, फिर आपने श्रीलंका को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। तो ये एक ऐसी चीज़ है वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके अंदर जो है वो एतमाद कितना है। जब आप मैदान में एतमाद के साथ उतरेंगे, अरीफ को जो है समझेंगे कि हमने मैच जीतना है, क्योंकि जब आप मैदान में दाखिल होते हैं तो आपने जीत के लिए जाना होता है। डर और खौफ जब आप बाहर रख के जाते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई भी टीम नहीं हरा सकती। तो मेरे ख्याल में ये राइजिंग स्टार वालों ने जो भारत के साथ मैच खेला, उन्होंने बिल्कुल प्रेशर से आज़ाद खेला। उस मैच में मैं आपको बताऊं कि कप्तानी भी अच्छी की, इरफान खान नियाजी ने कप्तानी अच्छी की। फिर आप देखिए मास सदाकत ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो इस तरह की यही परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है और मॉडर्न डे क्रिकेट में इसी तरह की जो है वो क्रिकेट जो है पाकिस्तान को चाहिए। ताकि हम क्यों कितने अरसे से हम लैग कर रहे हैं, हमारी नेशनल टीम जो है आप खुद देखें कि हम मुसलसल हारे जा रहे हैं। T20 हो, अभी हम होम सीरीज़ तो जीत रहे हैं जिसमें हम श्रीलंका को हमने वनडे में हराया, फिर या T20 सीरीज़ अफ्रीका से जीते। अभी 3 मुल्क की सीरीज़ जारी है, उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। लेकिन ये कोई इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि हम नौजवान खिलाड़ी जिनको मौका देते हैं, ये नहीं कि आप उनको लाएं बेंच में बिठाएं, 3-4 मैचेस के बाद आप उनको भूल जाएं। जिस तरीके से आपके सामने मिसाल है अब्बास अफरीदी की, हमेशा से परफॉर्म करता रहा है, उसको आपने जो है उठा के बाहर कर दिया। फिर आप आमिर जमाल लड़का था, बेहतरीन रनर आपको मिला था, उसको आपने जो है वो ज़ाया कर दिया। फिर अब फ़हीम अशरफ को बार बार लाना, बार बार ले जाना, बार बार लाना, ये समझ नहीं। मोहम्मद नवाज़ आपको T20 का अच्छा एक प्लेयर मिला है, लेकिन एक प्लेयर जो T20 का है उसको T20 ही खिलाएं, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। जो टेस्ट और वनडे का है उसको टेस्ट और वनडे तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब लोग बातें शुरू कर, अभी इससे बातें शुरू हो गई हैं जी, मास सदाकत क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है, उसको तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है या कोई लीग में लड़का परफॉर्म करता है तो उसको ये नहीं कि एक भारतीय वो जो लड़का है लेफ्ट हैंडेड जिसने 42 बॉलों पे 142 रन की 44 रन की इनिंग्स खेली, वैसे उसका नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है, मुझसे वो नहीं हो रहा। तो आप देखिए उसको पाकिस्तान अपनी इंडियन टीम में नहीं लेके आए,
उसको अभी खिला रहे हैं, उसको भी वो ग्रूम कर रहे हैं वो, ताकि वो तैयार हो और फिर वो इंडियन टीम में आए। और जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, 14-15 साल का लड़का आपके सामने है, तो मेरे ख्याल में अभी जो है बहुत ये नहीं कि आप फ़ौरन ही उसको कहें जी कि इसको T20 में शामिल करो, उसको वनडे में करें, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, उसको PSL खेलने दें। जब वो सही पॉलिश हो जाए तो उसके बाद आप उसके लिए टीम में बात कर सकते हैं, ये नहीं कि आप फ़ौरन उसको ले आएँ। तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होता जा रहा है। इस 14-15 लड़के जो गए, इससे आपको पता चले, आपको फास्ट बॉलर भी अच्छे मिले। उबैद शाह ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, अहमद दानियाल, फिर शायद अजीज़ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी किया है। फिर भट्टी एक लड़का है, उसने जो कल के मैच में अगर वो पार्टनरशिप ना होती तो आप मैच बहुत ज़्यादा लैग कर गए थे। उसके अलावा जो आपने ख़ास तौर पर जो यासिर खान था, उससे उम्मीदें थी, मोहम्मद नईम से उम्मीद थी, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। होता है ऐसा, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ आप जितना मजबूत रखेंगे, कल अगर बाबर आजम नहीं होता तो आपको बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए तो कोई हो, या फिर आपके पास फ़खर जमान नहीं होता तो फ़खर जमान के रिप्लेस के लिए कोई हो, या साइम की जगह कोई हो, ताकि उसको बाहर कर सके। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसी तरह की टूर जो हैं, ये नहीं कि आप हम जिम्बाब्वे को बुला लें, अपने से कमज़ोर टीमों को बुला लें, यहाँ बुला के उनसे मैच जीत जाएँ, सीरीज जीत जाएँ, अपना जो है रिकॉर्ड बेहतर करें। रिकॉर्ड बेहतर करने से बेहतर है आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें। चले, बड़ी अच्छी बात की अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें। अब्दुल कदीर राना साहब, इसी पे बात करते हैं। मैच है आज पाकिस्तान शाहीन का और बांग्लादेश के दरमियान। फाइनल मैच से कबल आप क्या समझते हैं, जिस तरह भी यहाँ पर बदीर जमा साहब कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस है नौजवान लड़कों की अच्छी जा रही है, लेकिन हम ये सोच अपने जहनों से निकाल दें सेलेक्टर्स के फौरी तौर पर उन्हें टीम में शामिल करना है। आपकी क्या राय है कि फौरी इन प्लेयर्स को मौका दे देना चाहिए या मजीद गुरूम होना चाहिए? देखिए, आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि कोई एक दफ़ा अगर परफॉर्मेंस अच्छी करता है, कोई भी प्लेयर हो, तो उस पे नतीजा अक्स नहीं करना चाहिए। उसको जो है ना अपनी और उसकी जो है ना देखनी चाहिए मज़ीद परफॉर्मेंस, उस पर तवज्जो दें। इस तरह से बदी भाई ने कहा कि उसको छोटे मैचेस खिलाएं, वो इस तरह करके। तो फौरी तौर पे तो बिल्कुल उसको अभी जांचें उसको मज़ीद मैचेस के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर, PSL में जांचें उसको। जिस तरह उसके बाद जो है अगर वो अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखता है तो फिर ज़ाहिर है कौन रोक सकेगा, सब कहेंगे कि भाई कौमी टीम में जो है उसको शामिल किया जाए। फौरी तौर पे एक मैच से जो है ना जजमेंट नहीं हो पाती दूसरी तरीके से। दूसरी बात यह है कि जो राइजिंग स्टार है हमारी शाहीन ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी है। और आज भी उम्मीद है कि ये जो है फाइनल पाकिस्तान जो है ये कामयाब हो जाएगा इसके अंदर। चले, फाइनल कामयाब, बदी इसी की तरफ आते हैं। फाइनल कामयाब हो जाएगा, फाइनल को कैसा देखते हैं? आज बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए। देखिए, बांग्लादेश की टीम को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते। बांग्लादेश ने जिस तरीके से भारत को हराया, सुपर ओवर में मैच गया, अब वहाँ अगर मैं बताऊँ तो थोड़ी सी फील्डिंग में मिस्टेक हुई है बांग्लादेश से, वरना बांग्लादेश जो है बहुत आसानी के साथ वो मैच जीत जाता। और एक मौके पर आप देखें कि उनके रन्स कितने थे वहाँ पर, आखिरी 2 ओवर में 43 रन बने। अगर आपने मैच देखा हो तो आखिरी 2 ओवर में बांग्लादेश ने 43 रन बनाए, 1 ओवर में 28 रन बने और 1 ओवर में 15 रन बने। तो वो जो टोटल था वो 195 तक जो है वो लेकर गए हैं बांग्लादेश। और फिर जब भारतीय बैटिंग शुरू हुई तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने उनको फंसा लिया था, लेकिन वहाँ पर जब 5 आउट हुए, 5 के बाद जो पार्टनरशिप लगी तो वो इंडिया को आगे ले गई। ये उस वक्त मैच ये था कि इंडिया मैच जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि वो मैच सुपर ओवर में चला गया। और सुपर ओवर में एक कोशिश ये थी कि उनके ओपनर जो एक बड़े रन कर लेंगे, 20-22 रन कर लेंगे तो लेकिन वो 20-22 रन तो ना हुए, लेकिन जीरो का हिस्सा जरूर रह गया। इस पर जरूर बात होगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान राइजिंग स्टार और बांग्लादेश के दरमियान आज एशिया कप का फाइनल मैच खेला जा रहा है, इस पर मैं बात मज़ीद भी करूंगा, क्योंकि इस वक्त बदी ज़मान ने जिस तरह कहा, अब्दुल कदीर राना ने, जावेद इकबाल भट्टी की भी राय रहते हैं आज फाइनल मैच के हवाले से। जावेद साहब क्या कहेंगे इस फाइनल मैच के हवाले से?
बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने बात की है कि पाकिस्तान राइजिंग स्टार जो है इस एशिया कप में बिल्कुल अनबीटन आ रही है, कोई मैच उन्होंने नहीं हारा। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी सेमीफाइनल में थी श्रीलंका के ख़िलाफ़, थोड़ी सी वहाँ झोल आई थी मैच में, लेकिन यह है कि वो संभल गए, उन्होंने अपने पेशेंट पे काबू रखा और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और इसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखते हैं तो बांग्लादेश की टीम जो है अपने ग्रुप में बेहतरीन टीमों को हराती हुई जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और जिस तरीके से इंडिया की एक बड़ी टीम थी और उनके लड़कों को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको हराने के बाद वो फाइनल में आए। तो आज का बहुत तगड़ा फाइनल होना चाहिए और आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बांग्लादेश को हरा देगी या बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान को इजी ले लेगी। आज तगड़ा मैच होगा। और आपको पता है जब फाइनल होता है तो फाइनल में प्रेशर गेम होता है और हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारी सीनियर्स टीम को ही देख लें कि जिस तरीके के जब भी कोई ऐसा बड़ा फाइनल मैच होता है तो अक्सर और बेशतर हमारे जो प्लेयर हैं फाइनल से नहीं निकल पाते, जो प्रेशर उन पे आता है उस मैच का। जैसे सेमीफाइनल में आपने देखा श्रीलंका के खिलाफ थोड़ा सा प्रेशर आया तो हमारे प्लेयर्स के हाथ पाँव फूल गए थे और उनकी फील्डिंग जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि किस तरीके की उनके प्रेशर है। लेकिन आज जो प्रेशर हैंडल करेगा और जो अपने पेशेंट शो करेगा विकेट पे जाके, तो आज वही फातिहा बनकर निकलेगा। प्रेशर हैंडल करने की बात हो रही है, पाकिस्तान टीम की इस वक्त राइजिंग स्टार की क़यादत कर रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह अगर हम देखें तो उनकी क़यादत में इरफान खान नियाज़ी की मैं समझता हूँ उन्हें मौके कम मिले बैटिंग की, लेकिन जिस तरह उन्होंने क़यादत की है इस टीम की, आप समझते हैं कि प्रेशर से भी उन्होंने निकाला है अपनी टीम को। और फिर साथ साथ कुछ मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखने वाले मोहम्मद नईम इस टूर्नामेंट में फ्लॉप गए, यासिर खान थोड़ा सा फ्लॉप जा रहे हैं, इरफान खान नियाज़ी भी खुद उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा, गो के मौके इनको कम मिले इरफान खान नियाज़ी को। बॉलिंग के शोबे में अगर हम देखें तो तमामी बॉलर से उम्दा कारकर्दगी दिखाई, शाहिद अजीज़ ने अच्छी दिखाई है कारकर्दगी, बैशा अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, अहमद दानियाल अच्छी दे रहे हैं, सुफियान मकीम अच्छा देते हुए नज़र आए, फ़ाद मसूद अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और आप भी कह रहे हैं कि प्रेशर वाला मैच है, तो प्रेशर मैच में यहाँ पर मोहम्मद नईम और साथ साथ यासिर खान और ख़ुद कप्तान की अहमियत कितनी होगी? बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही तजिए किया कि आज के मैच में देखें मोहम्मद नईम ने पूरे थ्रू टूर्नामेंट में कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली। जैसे अभी बात कर रहे थे बाजी भाई कि हम फ़ौरन से पहले अगर प्लेयर एक दो अच्छी इनिंग्स खेल लेते तो हम कहते हैं फ़ौरन से पहले नेशनल टीम में ले आएँ। तो इसी तरीके से PSL की जो उनकी परफॉर्मेंस थे उस पर यही कहा जा रहा था कि इनको नेशनल टीम में ले आए। लेकिन आज जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा मैच है, आज यासिर खान की परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी, मोहम्मद नईम की भी मैटर करेगी। और जैसे आपने इरफान खान के बात की कप्तान नियाज़ी ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कप्तानी की, लेकिन बेहतरीन कप्तानी के लिए आपको जो 10 प्लेयर का साथ मुयस्सर है वो तमाम के तमाम प्लेयर जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और नियाज़ी को आपको पता है कि बैटिंग में कोई इतना चांस नहीं मिले, जहां भी उनको चांस मिला उन्होंने एक आधा अच्छी इनिंग्स खेल दिए। लेकिन आज जिस तरीके से सेमीफाइनल में उन्होंने प्रेशर को हैंडल करके फाइनल तक लेकर आए, तो आज के मैच में भी मैं ये देख रहा हूँ कि इरफान खान नियाज़ी में वो सलाहियत मौजूद है कि वो प्रेशर्स गेम में जो है अपनी टीम को बिल्कुल विनिंग ट्रैक की तरफ ले जा सकते हैं। और जो वो अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को एतमाद देते हैं, आज उसका भी इम्तिहान है। बदियुर जमा साहब है, इम्तिहान तो आज तमामी प्लेयर्स का है। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी मास सदाकत ने दिखाई है। फिर थोड़ा सा ऑफ कलर रहने वाले गाजी गौरी भी पिछले मैच में सेमीफाइनल में बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखा गए। फिर 8 बॉलों में 22 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे अहमद दानियाल। इंपॉर्टेंट रोल आज इन सब का होगा फतह दिलाने के लिए पाकिस्तान को। देखिए, कोई भी आप फाइनल हो या मैच हो, उसको जीतने के लिए आपका टीम कम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमेशा से पाकिस्तान टीम में ये प्रॉब्लम रही है कि हमारे जब 3 से 4 टॉप ऑर्डर आउट हो जाते हैं तो फिर हमारी टीम फंस जाती है और फिर 20 ओवर का जो मैच होता है उसमें से हम कभी 40 बॉलें ज़ाया कर देते हैं, कभी 50 बॉलें ज़ाया कर देते हैं, जो T20 के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक टीम गेम है और पाकिस्तान की ये जो राइजिंग स्टार है इसमें कम्बिनेशन अच्छा बना है। आपके पास ओपनर बड़े अच्छे हैं, मिडल ऑर्डर में जो लड़के हैं वो अच्छे हैं, फिर आपके पास जो है स्पिनर बड़ा अच्छा है, फिर आपके पास 2-3 जो फास्ट बॉलर हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में टीम कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि हमेशा बड़े मैच में जो ना पाकिस्तान टीम लैग कर जाती है, चाहे वो नेशनल टीम हो चाहे वो दूसरी टीम हो, तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने फाइनल को जीतना है
तो प्रेशर से आज़ाद होकर आपने खेलना होगा। कप्तान को यहाँ कप्तानी अच्छी करनी होगी, फैसले अच्छे करने होंगे, किसको किस को एडजस्ट करना है, एडजस्ट रोल करना देना है, है। रोल जो उसका होगा वो रोल पे कितना पूरा उतरता है, ये चीज़ें करनी चाहिए। और इरफान खान नियाजी की कप्तानी की जो आपने बात की, देखिए कप्तानी वो अच्छी कर रहा है, कप्तानी इस वजह से अच्छी कर रहा है कि टीम परफॉर्म अच्छा कर रही है, लड़के वहाँ पर साथ लड़के दे आपको रन्स करके दे रहे हैं, रन्स भी करके दे रहे हैं और बॉलर आपको आउट भी करके दे रहे हैं। हमारी जो टीम है, अगर मैं टीम की बात करूं तो वहाँ या तो टॉप ऑर्डर नहीं चलता या लोअर ऑर्डर नहीं चलता, या हमारे बॉलर जो है इतना पिट जाते हैं। कभी भी हम डेथ ओवर में, आप मुझे बताएं कि डेथ ओवर में हमेशा हम मार खाते हैं, जबकि दूसरी टीमें ऐसा नहीं करती। ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल करते। में जो है आज का जो मैच है, आज का जो फाइनल है, कूल रहकर वो करें, काम रहकर जो है वो आप खेलें। बिल्कुल कूल रह के काम करें बदी सब है, क्योंकि सीनियर टीम की भी आपने बात कर दी है, ट्राई नेशन सीरीज जारी है और आप समझते हैं कि दोनों टीमें, चाहे मैं जिम्बाब्वे की बात करूं या श्रीलंका की बात करूं, दोनों टीमों में हम समझते हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर्स शामिल नहीं हैं, हम उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। ये सीरीज़ ट्राई नेशन एक अच्छा मौका था कि हम अच्छे फास्ट बॉलर को अपने रेस्ट भी दे देते, कुछ बैटर्स को रेस्ट दे देते जो कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे हैं। फिर क्योंकि हमारे पास है प्लान का, बार बार कप्तान भी जिक्र कर रहे हैं सलमान अली आगा कि हम प्लान 2026 के लिए वर्ल्ड कप के लिए काम कर रहे हैं, तो ये मौका था। आप यहाँ पर नसीम शाह को भी ड्रॉप कर सकते थे, यहाँ शाहीन भी ड्रॉप हो सकते थे, यहाँ दीगर बैटर्स भी ड्रॉप हो सकते थे। आप कुछ नौजवान प्लेयर्स को जो समझते हैं कि फ्यूचर हमने वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाना है या रिजर्व प्लेयर में उन्हें रखना है, तो ये मौका आपके पास है। आपको दो मैचेस मिल रहे थे हर टीम के खिलाफ, तो वहाँ पर उन्हें ट्राई कर सकते थे। ये इससे अच्छा बेहतरीन मौका मैं नहीं समझता कि इन प्लेयर्स को या सिलेक्टर्स को मौका मिलता कि उन प्लेयर्स को आजमा लें। देखें शहजादा, दुनिया भर की जितनी भी ये टीमें होती हैं ना, वो अपने जो प्लेयर होते हैं, जो नौजवान खिलाड़ी होते हैं, उनको अपनी होम सीरीज़ में मौका देते हैं कि होम सीरीज़ में वो किस तरह की परफॉर्म करते हैं, फिर उनको आगे चांस मिलता है। और हमारे यहाँ तो ये सिस्टम हमें समझ नहीं आता कि अगर ये आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो क्या साइम अयूब ने कम मैच खेलें कि उसको आप देख रहे हैं, क्या फ़खर जमान ने कम मैच खेलने उसको आप देख रहे हैं, बाबर आजम को ने कम मैच खेलें कि उसको आप चेक करना चाह रहे हैं, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह ने कम मैच खेलें कि उनको आप चेक करना चाह रहे हैं। चेक तो आपने उनको करना है कि जिनको आपने देखा नहीं है, जिनको आपने चेक नहीं किया, वो आपको पता चलेगा यार कि ये हमारे जो है, क्योंकि मैं हमेशा से बात आपने 4-5 नाम ले लिए, उसमें फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर भी शामिल है, फ़हीम अशरफ को तो आप चेक करके लाते हैं। मोहम्मद नवाज भी इसमें शामिल है। मोहम्मद नवाज देखिए परफॉर्म कर रहे, जब से वापस परफॉर्म कर रहा है, आप उन्हें भी रेस्ट दे सकते थे, जिस तरह आपने रेस्ट दे सकते, बिल्कुल रेस्ट तो दे सकते, लेकिन मोहम्मद नवाज तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान टीम को मैच जितवा रहा है, ये बात आप माने। फ़हीम अशरफ को बार बार करना, बार बार ले आना, ये कोसी गीदड़ सिंह ये मेरी समझ से बाहर है। और हुसैन तलत टीम में आ जाते हैं, कभी वो वनडे में आ जाते हैं, कभी T20 में आ जाते हैं। पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी है ना, इसकी मुझे मंतक समझ नहीं आती। फ़खर जमान को पहले वनडे में ले गए, फिर T20 से बाहर कर दिया, फिर T20 में ले आए, फिर वनडे से बाहर कर दिया। अच्छा, उनके बैटिंग ऑर्डर पे मैं पूछना चाहूंगा, एक ऐसा बैटर जो एज ए ओपनर टीम में शामिल होता है, फिर वन डाउन पोजीशन पर आता है, आप T20 फॉर्मेट पे वो नंबर 5 पोजीशन पर भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हसन नवाज अब कहीं फ्यूचर में नजर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी टीम में 5 से 6 तो ओपनर हैं, आप किसको ओपनर कहेंगे? बाबर आजम ओपनर, फ़खर जमान ओपनर, साहबजादा फरहान ओपनर, साइम अयूब ओपनर, और भी जो है वो हसन नवाज भी ओपन पहले किया करता था, उसको तो आपने तो 5वें छठे पे ज़बरदस्ती भेजा है। तो यहाँ मसला सारा ये कि जब एक टीम में 6 ओपनर होंगे तो फिर आपको मिडल ऑर्डर कैसे मिलेगा? असल में काम करना है मिडल ऑर्डर पे, आपको 2 तगड़े बल्लेबाज मिडल ऑर्डर में चाहिए जो किसी भी मुश्किल, आपके 3 आउट हो जाते हैं तो मिडल ऑर्डर का काम क्या होता है? टीम को संभाला देना। फिर लोअर ऑर्डर का क्या काम होता है कि भाई कम ओवर है, आपने रन्स जो है तेज करने, और अगर 30-40 रन करने 2-3 या 4 ओवर में तो वो कर जाते हैं। दुनिया भर की टीमों में ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ रवा। सिलेक्शन कमेटी से मैं बता रहा हूँ 192 या 200 प्लेयर जो हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें वो वहाँ पर नज़र आ रही होंगी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में जितने भी यहाँ बैठे हैं उनसे किसी 10 लड़कों के, टॉप लड़कों के नाम पूछें, चलिए 10 लड़कों टॉप लड़कों पे इस पे मजीद बात करेंगे। कदीर राना साहब इसी पे आते हैं, मिडिल ऑर्डर पर इन्होंने बात की। हमारे पास मिडिल ऑर्डर पर अगर देखें तो हम मिडिल ऑर्डर बैटर्स को जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उन्हें लाना ही नहीं चाहते हैं, हम इन्हीं प्लेयर्स में से मिडिल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फैसला दुरुस्त है बोर्ड का? देखिए, जिस तरह से अभी आप लोग बात कर रहे थे, तो ये ट्राई नेशन सीरीज़ है, तो इसमें वाकई में अगर ये टीमें सामने कमज़ोर हैं तो उसमें आजमाया जा सकता था, हर खिलाड़ी जो है ना नए लाए जा सकते थे। और अभी आराम देने के बाद ये
चीज़ें जो है जो नए खिलाड़ी हैं वो चेक भी जाते और फिर एक अच्छा मतलब फ़ैसला करने में मुस्तकबिल में कभी भी टीम की सिलेक्शन हो रही है तो फिर आसानी होती है। ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो फिर आदमी उसमें जो है एक अच्छी टीम वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन चलो इस तरफ तवज्जो तो दी जा रही है पीसीबी की जानिब से कि हाँ भाई ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं अभी। अब ये है कि इसमें जो है मज़ीद इजाफा होता जाएगा तो फिर ये कि अच्छा जावेद साहब, आपकी तरह हूँ, जिस तरह बदी साहब से एक सवाल में मैंने कहा कि क्या इससे सीरीज़ के ट्रांजिशन सीरीज़ में हम नौजवान को मौका दे सकते थे, आप समझते हैं कि यहाँ अगर मौका देते तो कुछ चेक एंड बैलेंस हमारे पास बेहतरीन होता प्लेयर्स का? बिल्कुल बदी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको जो आपका प्लेयर बेंच स्ट्रेंथ आपका मजबूत बैठा हुआ है तो आपको चाहिए कि उन प्लेयर को चांस दें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इन्हीं लड़कों ने पाकिस्तान को सर्व करना है। लेकिन वही बात जैसे सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट ने एक अपना जहन साजी की हुई है कि नहीं यही प्लेयर जो है इन्होंने वनडे भी खेलना है, इन्होंने T20 भी खेलना है और यही टेस्ट भी खेलेंगे। आपको चाहिए कि कम अज़ कम शहनशाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, साइम अयूब हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, इन लड़कों को आप रेस्ट करा के उनकी जगह जो आपका बेंच स्ट्रेंथ है उन्हें आप इन करें। और आपको पता है जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी है, देखें तसलसल हमारा जो है बिल्कुल, ये हमारी जो नेशनल टीम है उसमें ना T20 में ना वनडे में टेस्ट मैच में तसलसल नहीं। अगर एक प्लेयर आप चाहें कि स्कोर कर रहा है तो कंटिन्यू स्कोर ही करता है, अगर विकेट ले रहा है तो कंटिन्यू आपको विकेट लेके जाए। अदम तसलसल जो है हमारी टीम में अभी भी बरकरार है। तो क्यों ना हम इस लम्हे ये जो ट्राई नेशन सीरीज है ये हमारे पास गोल्डन मौका था कि हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको जो है ट्राई करते, उनको नेशनल टीम में लेकर आते और उनकी सलाहियतों का जो है वहाँ इजहार हो जाता, क्योंकि आने वाले हो जाता है। इस पे मजीद और बात भी रहेगी, लेकिन मुझे साथ साथ ब्रेक के लिए भी कह दिया जाता है और आज ऐसा लग रहा है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इस वक्त ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम नौजवान खिलाड़ियों को चांस देने की बात कर रहे थे कि ट्रांजिशन सीरीज़ में हम चांस दे सकते थे उन प्लेयर्स को। नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से एक और जानिब हम आपकी जो है तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स को तो जो नेशनल टीम में इस वक्त पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन प्लेयर्स को NOC जारी कर दी गई है मुख्तलिफ लीग्स खेलने की। लेकिन दूसरी तरफ नौजवान प्लेयर्स जो 4-5 हज़ार रुपये कमाते हैं मुख्तलिफ इवेंट पर मुख्तलिफ लीग्स पर खेल, उनको पाबंदी लगा दी गई है, NOC के बगैर वो नहीं खेल सकते हैं। बदी उज़्ज़मा से ये ज़रूर पूछूंगा, बदी साहब एक जानिब तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है नौजवान खिलाड़ियों को पाबंद कर रहा है, दूसरी जानिब है सीनियर लड़कों को वो NOC जारी कर रहा है, जहां पर मैं समझता हूं कि शायद एक तरफ ज़ाती नज़र आ रही है इन नौजवान प्लेयर्स के साथ। देखिए जहाँ तक आपने बात की ना जो बिग बैश की, तो बिग मैच में अगर आप देखें तो 6 या 7 लड़कों के पहले मुआहदे हुए हुए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त NOC रोक दी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से इनका रब्ता हुआ और उन्होंने कहा इनसे पहले हमारी डील हो चुकी थी। तो वो मजबूर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको NOC जारी करना, क्योंकि बाबर आजम आपने देखें जिस तरीके से उन्होंने बिग बैग को ज्वाइन किया और वहाँ किस तरह का माहौल बना, सब कुछ आपके सामने है। फिर शादाब थे, फिर शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह, तो इन लोगों को जब NOC दी गई, देखें जो क्राइटेरिया होता है ना वो मेरे ख्याल में तमाम प्लेयर के लिए एक जैसा होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं अगर उनको कोई भी लीग में बुलाया जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस वजह से नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही उस दौरान और उस दौरान लीग हो रही है, चाहे कैरिबियन लीग हो, चाहे वो जो बांग्लादेश की लीग हो, चाहे वो खासतौर पर लंकन लीग हो या फिर UAE की लीग हो, अभी T10 हो रही है, इसमें आपके लड़के गेम है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर आपको इनको NOC दें, क्योंकि इन लड़कों ने वहाँ जाकर सीखना ही है, वहाँ से जो सीख कर आएंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब क्रिकेट वो अलग बात थी, पहले लोग कहा करते थे ना जी कि ये कौन जा रहा है, ये टेस्ट प्लेयर जा रहा है,
लेकिन अब आप लोग अपने आप को टेस्ट प्लेयर नहीं खिलाना चाह रहे, वो जा रहे हैं जी T20 में जिन्होंने 5 छक्के मारे थे वो जा रहे हैं जी। अच्छा, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी बात की, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जहां पर ये इन लीगों की बात हो रही है वहां अपनी मुख्तलिफ जो मैचेस हैं उन लड़कों के लिए वहां पर भी पाबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जो क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है उस पर अब जो ये प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल लेते हैं, वो भी अब एनओसी के बगैर दूसरे इवेंट में जो है शिरकत नहीं कर सकते। तो उन पर भी पाबंदी लागू कर दी गई है कि बगैर एनओसी के आप टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे, जो दूसरे टूर्नामेंट्स है जो प्राइवेट वो खेल रहे होते हैं। देखिए होता ये है कि बहुत सारी ये जो शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त मिली थी कि ये जो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं चाहे वो रमज़ान में हों या वैसे टूर्नामेंट हों, तो इसमें कुछ अनासर होते हैं, शरपसंद अनासर होते हैं जो बहुत तरह की जो है इस तरह की वो होता है ना कि बलबला मचाते हैं। बलबला, कोई कहता है जी कि इसने पैसे ले लिए, इसने पैसे लिए, तो खिलाड़ी खुद भी डर रहा होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई इस तरह की बात हो, तो इस वजह से उनको मना करता है। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि उनको मना कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब आप लीग खेल रहे हैं, तो इस तरह की इवेंट में अगर आप जाएंगे तो फिर पीछे से जो नौजवान खिलाड़ी आ रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, क्लब लेवल का हो, उसका भी हक मारा जाता है। यानी कि एक टीम में अगर आपने 6 इंटरनेशनल प्लेयर भर दिए तो बाकी 6 को कहाँ से चांस मिलेगा? उनको तो खेलने दें, उनकी सलाहियतों का भी तो पता चले इस इवेंट में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब आपकी नहीं हो रही हो उस वक्त जो है किसी खिलाड़ी की एनओसी को ना रोका जाए, जिसको जो बुलाते हैं वहाँ उसको खेलने दिया जाए ताकि वो ग्रूम हो सकें। अभी देखें ना, ग्रूम होने से क्या होता है कि जब एक प्लेयर जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा उसको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया की विकेटें कैसी हैं, इंग्लैंड खेलेगा, न्यूजीलैंड खेलेगा या श्रीलंका में खेलेगा तो उसको वहाँ की कंडीशन के बारे में इल्म होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी मैटर रखती हैं। अभी देखिए ना, हमारे यहाँ T20 क्रिकेट हो रही है और स्टेडियम खाली होते हैं। आपने नेशनल स्टेडियम आपकी मिसाल आपके सामने सर, है, इसकी मिसाल सामने है कि वर्ल्ड कप का वेटरन शुरू हुआ और तमाशाइयों के बगैर वो वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आप समझते हैं जहाँ पर सुपर स्टार खेल रहे हैं, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर वहाँ खेल रहा है, बुम बुम लाला वहाँ खेल रहे हैं, फवाद आलम खेल रहे हैं, वहाँ पर कई सुपर स्टार खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टेडियम खाली रहा। देखिए ये क्रिकेट तो मेरी में वेटरन्स के क्रिकेट की मेरी समझ से बाहर आता है। एक चीज़ होती है, एक प्लान के तहत होती है कि ये हाँ ये इवेंट कराया जाता है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। यहाँ तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, फलाने को बुला लिया, एक जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक जगह पे बुला लिया इफ्तिताई तकरीब है, एक जगह पे बुला लिया यहाँ पर डिनर है। ये ऐसे थोड़ी कोई इवेंट होते हैं। अगर आपने पाकिस्तान लेवल तक इस तरह के इवेंट करना है तो फिर आपको प्लान के साथ चलना होता है, और जब प्लानिंग आपकी भी नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा। आप मुझे ये बताएं, आप स्टेडियम में एक अगर कैमरा मैन नहीं जा सकता तो फिर जाके मेरा बैठने का आपके बैठने का क्या काम है? हम तो ये मैच जो है एक टीवी चैनल पे भी आ रहा है, वहाँ बैठ के भी देख सकते हैं, हमारा को फायदा भी तो। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बदियुज़्ज़मान ने कही है कि रिपोर्टर्स का वहाँ फ़ायदा शायद कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि रिपोर्टर्स तो अपनी आंखों से परफॉर्मेंस देख रहा है, उसी परफॉर्मेंस को वो अपना हाईलाइट करेगा। अगर कैमरामैन वहाँ मौजूद होगा तो उसके लिए वहाँ पर एज लाइव कर रहा होगा, लाइव हिट कर रहा होगा, वो तमाम खबरें जो है स्टेडियम से जो है स्क्रीन तक पहुँचा रहा होगा। जब कैमरामैन को ही पाबंद ना बुलाया जाए तो शायद मैं नहीं समझता कि इस किस्म का इवेंट कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक वो दीगर टीवी चैनल्स पर हम समझते हैं कि बड़े चैनल्स पर वो नशर हो रहा है, लेकिन अगर वो मुख्तलिफ चैनल्स पर वो खबरें चल रही होंगी तो वो ज़्यादा कारामद होती हुई दिखाई देंगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँ और ये क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लीग पर खिलाड़ियों पर बात हो रही थी, क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, जो इन प्लेयर्स जो आपको पता जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो लोग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल सकें, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जिन्होंने खेली है, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कम अज़ कम जो उनके टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन जैसे बदी भाई ने कहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां करवा रही हैं मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट होते हैं, तो वो प्लेयर चाहता है कि हम हर टूर्नामेंट खेलें। ठीक है, हर किसकी ख्वाहिश नहीं होती खेलने की, लेकिन बदी भाई ने एक पॉइंट की बात की कि अगर वहाँ से 6 से 7 प्लेयर अगर उस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं हर टीम की तरफ से, तो जो आने वाले क्लब क्रिकेट से जो आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से जो लड़के आ रहे हैं, उनका तो हक मारा जाता है। उन्हें तो वहाँ आपको पता है कि जब वो फर्स्ट क्लास प्लेयर खेलेंगे तो उन्हें वहाँ चांस नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई, मैं देख रहा हूँ कि इसी तनाजुर में बनाई, और फिर वहाँ अक्सर बेशतर ये मामलात रहते हैं कि इनकी जो लीग्स हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी भी नहीं लिया, और उस लीग में तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाज़त नहीं देता। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा फैसला कर लिया है कि डोमेस्टिक की सतह पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्राइवेट तरीके से, उनमें प्लेयर्स को अगर उन्होंने एनओसी नहीं दी तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये अच्छा इकदाम है। चले, अच्छा इकदाम है। चलें एक और थोड़ी सी ज़राए वाली खबरें हैं, उस पर बदियुज़्ज़मान साहब से ज़रूर राय पूछूंगा। बदी साहब, अब खबरें आ
रही हैं कि शादाब खान भी कहीं ना कहीं इन होते दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर, और ये यहाँ तक खबरें हैं कि हो सकता है कि वो T20 फॉर्मेट के पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए कप्तान भी हों। देखिए होता यही है कि यहाँ पर जो है ना पसंद नापसंद को बड़ी जो है ना फोकियत दी जाती अच्छा है। बदी साहब, इस सवाल का जवाब जरूर लेता हूँ मैं शादाब खान के हवाले से, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम शादाब खान के हवाले से बात कर रहे थे, बदी जमा साहब से इसी पे बात करते हैं। बदी साहब, यहाँ पर बात हो रही थी शादाब खान की कौमी टीम में दोबारा एंट्री की, और ऐसी एंट्री जो शायद जो जराए बता रहे हैं कि वो कैप्टन के तौर पर T20 फॉर्मेट पे आते दिखाई दे रहे हैं। कहाँ तक सदाकत आपको नज़र आ रही है इन खबरों में? देखिए सदाकत की बात हो ना हो, लेकिन उनके जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त जो हेड कोच हैं वो माइक हैसन, आपको पता है कि वो उसी फ्रेंचाइज का हिस्सा भी हैं, उसको भी हेड कोच करते हैं तो PSL के दौरान। तो मेरे ख्याल में वो शादाब जो है उनकी लाइकिंग में है, बहुत पहले से लाइकिंग में है। वो PSL में जब कप्तान हमेशा से पूरे 10 सीज़न में मेरे ख्याल में एक आध बार उनकी कप्तानी नहीं हुई है, बाकी उन्होंने जब मिसबा कप्तान थे उस वक्त नहीं थे, उसके बाद से वो कप्तानी कर रहे हैं। तो वो उनको बड़ा लाइक करते हैं, वो समझते हैं कि वो T20 के हिसाब से शादाब खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक फील्डर बड़े अच्छे हैं, बॉलर बड़े अच्छे हैं, और बीच में जो है वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो ये बातें आज से नहीं चल रही, ये बातें बहुत पहले से चल रही हैं। वो तो शादाब की इंजरी थी, वरना इस वक्त अगर आप देखते तो ये ट्राइज नेशन सीरीज जो है शादाब की कप्तानी में हो रही होती, वो कप्तान होते पाकिस्तान टीम का। अगर सलमान अली आगा को आपने जो कप्तान बनाया ना, तो मेरे ख्याल में अब ये तो अलग बात है वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनको मशवरा किसने दिया था कि सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दो, क्योंकि उस बंदे में T20 वाली क्रिकेट ही नहीं है। आप देखो उसने वनडे में कितना अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप जो बंदा वनडे का है उसको T20 में क्यों लेके आ रहे हैं? वो कप्तानी भी सही नहीं कर रहा। यही इसी बात पर बाबर बार हुआ था ना कि भाई वो कप्तानी अच्छा नहीं कर, उसकी कप्तानी में ना एशिया कप जीते, ना वर्ल्ड कप जीते, ना जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, काफी फाइनल जरूर खेले हमने, फाइनल खेले लेकिन जीते नहीं है। देखिए मसला सारा ये होता है ना, वो कहते हैं ना कि हमेशा से लड़ो, तो लड़ के हमेशा जीता जाता है, लड़ के हमेशा हारा नहीं जाता, फिर वो हार ही कहलाती है। तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो है वो अगर शादाब को कप्तान बनाना, मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। अच्छा, इस वजह से कि इंजरी से एक बंदा आ रहा है, उसको डायरेक्ट कैसे साथ साथ मैं मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान नंबर 1, और फिर आप यहाँ मौका दे रहे हैं उस्मान खान को, और साथ साथ साहबजादा तो चलें एज ए ओपनर खेल रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन उनके अंदर भी सलाहियतें हैं कि वो T20 फॉर्मेट पे जो है विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन में विकेट कीपिंग करते रहे। यहाँ मोहम्मद रिजवान आप समझते हैं कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में टीम में शामिल ज़रूर होना चाहिए? रिजवान के साथ ज़्यादती है। देखिए जो बात हकीकत है वो हकीकत है। मोहम्मद रिजवान का कसूर क्या था, मुझे ये बता दें कि उसको कप्तानी से सबसे पहले तो उसने खुद पूछा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन मैं ये आप लोगों से सवाल करता हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने क्या कसूर किया था जिसको वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटाया गया, फिर उसको T20 की टीम से बाहर कर दिया गया? क्या वजह बनी? T20 में क्या वो परफॉर्म नहीं कर रहा था? जिस स्ट्राइक रेट से अभी आपके प्लेयर खेल रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से मोहम्मद रिजवान खेल रहा था। फिर उस जगह पर जाकर मोहम्मद रिजवान ने आपको वनडे सीरीज जीताई जिसमें आज दिन तक कोई नहीं जीत सका, ऑस्ट्रेलिया में और जनूबी अफ्रीका में। फिर आपने उसने उस कप्तान को बाहर कर दिया। ऐसा नहीं होता। असल में मसला ये होता है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो होते हैं कि जवाब दे देते हैं। तो यहाँ ये होता है जी कि यस बॉस वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, और जो यस बॉस नहीं करते वो नाकाम होते हैं। तो इसी वजह से रिजवान भी अच्छा, ये यस बॉस की बात आपने की, अभी जो आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। अगर रिजवान आते हैं यहाँ पर टीम के लिए T20 फॉर्मेट पे, तो मिडिल ऑर्डर तो ऑलरेडी आपका मुस्तहकम हो जाएगा। देखिए अभी अगर आपको याद हो, आपने रिजवान और बाबर की जोड़ी जो थी उसमें देखिए कि अक्सर बल्लेबाजों की बैटिंग नहीं आया करती थी। लोग इतराज़ करते थे जी मोहम्मद रिजवान और जब बाबर खेल रहे होते हैं स्कोर 160-70 रन होता है, नीचे वालों की बारी नहीं आती, वो अपनी इनिंग खेल के चले आते हैं। तो अब क्या मसला है? अब तो बारियां ही बारी हैं, तो अब तो नीचे वाले जो खेल के दिखा दें ना, तो कि भाई सही है कि बारी नहीं।
अगर आप बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है वो 4 नंबर पे भी खेल सकता है, मोहम्मद रिजवान ऐसा प्लेयर है 5 और 6 पे भी खेल सकता है। आप इसको मिडल ऑर्डर में खिलाएं T20 वर्ल्ड कप में, T20 और उससे अच्छा विकेट कीपर कौन है? आप उसको ऊपर हारिस को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, उसके ऊपर उस्मान को तरजीह दे रहे हैं। अगर उस्मान को नहीं खिलाते तो आप साहबजादा फरहान से कीपिंग करा रहे हैं। ऐसा होता है। राशिद, आपको याद होगा कि पिछले दिनों राशिद लतीफ ने यही कहा था ना कि अब पाकिस्तान टीम में स्टॉपर आ रहे हैं, विकेट कीपर नहीं आ रहे, कि जिसको जहां फिट करो वहां फिट हो जाता है। तो यहाँ यही मसला है कि जिसको जहां फिट करो, उस्मान खान भी जो है ना ओपनर है, इसको जहां फिट करो वहीं 6ठे नंबर पे खिला दो, वही विकेट कीपिंग करा दो, वही वाला मसला है। बड़ी अच्छी बात कही अब्दुल कदीर राना साहब है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है फिट करने की, और मैं ज़रूर आपसे ये राय लेना चाहूँगा कि इस वक्त लाइन पे अगर काफ़ी लड़के लगे हुए हैं विकेट कीपिंग के शोबे में, और T20 फॉर्मेट पे अगर थोड़ी बात करूँ, उस्मान खान है, फिर साथ बेग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर गाजी गौरी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो लड़ाई और जंग की सूरताल नज़र आ रही है यहाँ पर विकेट कीपिंग के लिए। लेकिन क्योंकि हमें बड़ा इवेंट खेलना है और बड़े इवेंट के लिए हमें सीनियर प्लेयर की ज़रूरत है और फिर परफॉर्मर प्लेयर की। मोहम्मद रिजवान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। और फिर साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पास कोई मैच विनर फिनिशर नहीं है और अब तक नहीं हो पाया है। मैं नहीं समझता कि शाहिद आफरीदी के बाद कोई ऐसा प्लेयर आया हो जो मैच फिनिश करना जानता हो। आसिफ अली के अंदर एक थोड़ी सलाहियतें थी, लेकिन वो भी टीम से अब बाहर है, उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है। तो क्या कहेंगे, एक तो मैच फिनिशर नहीं है हमारे पास, और रिजवान की एंट्री किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बात शादाब खान की बात चल रही थी, हमारे जो कोच हेड कोच हैं उनकी नज़र में इसका मतलब पसंद नापसंद की बात हो रही है। जब भाई टीम आपकी पसंद नापसंद पे बनेगी, फिर किस तरह से ये गैप्स पूरे होंगे, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो या ओपनिंग हो या मैच फिनिशर हो, कोई भी नहीं आपको मिलेगा। पसंद नापसंद पे जो है ना टीम अच्छी नहीं बन सकती। तो उसका वही बात, मतलब उसको ये टीम जो सिलेक्टर है उनका काम है ना, मतलब इसकी चीज़ें मैच फिनिशिंग करने वाला कौन सा अच्छा है प्लेयर है वो ढूंढे, और वो तभी मिलेगा जब पसंद नापसंद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चले, पसंद नापसंद ख़त्म हो जाएगी। दोबारा बदी आपकी तरफ हूँ, जिस तरह मैच फिनिशर की भी बात कर रहा हूँ, आफरीदी आसिफ अली के बाद कोई ऐसा फिनिशर नहीं है हमारे पास। और T20 फॉर्मेट जितनी तेज़ होती जा रही है, अब तो हमें छोटी टीमों से भी ख़तरा लाक हो चुका है। जिस तरह हम अमेरिका में हार चुके हैं, अमेरिका जैसी टीम से, तो आप समझते हैं कि हमारे पास तो फिनिशर की ज़रूरत है। एक टास्क दिया गया अब्दुल रज़ाक को, अब्दुल समद की सूरत में वो निकल कर सामने आया, लेकिन हमारे पास क्या सिर्फ पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक अब्दुल समद ही रह गया था मैच फिनिशर, या हमने उस पर काम ही नहीं किया? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट देखेगा कोई तो उसको पता चलेगा ना। आप कायद आज़म ट्रॉफी देखने गए, आप अनीफ मोहम्मद ट्रॉफी देखने गए, आप पाकिस्तान कप देखा, आपने T20 कप देखा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो मैच में ऐसा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप उनको देखें तो सही जाके, फिर आपको पता है। मैच फिनिशर की बात कर रहे हैं आप, मैच फिनिशर आपने बनाया कब है? आपने जो है लाखों रुपए में यहाँ कोचेज़ रखे, मोहम्मद यूसुफ को रखा आपने, फिर उसके अलावा आपने स्पिनर के लिए सकलैन को रखा, मुश्ताक को रखा, अजहर महमूद जो कहते थे हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, तो यहाँ 10 स्पिनर तो वैसे ही खड़े हैं सामने। तो कहने का मकसद है कि एक कोच जो है उसको ये नहीं पता कि हमारे पास स्पिनर हैं या नहीं है, वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा बंदे को लाएं जिसको पता हो। आप सरफराज अहमद को जो है ना, हम क्यों बात करते हैं सरफराज जो है वो, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, उसको हर टीम, चाहे वो सियालकोट की टीम हो, लाहौर की टीम, पेशावर, हर टीम के खिलाड़ी को वो जानता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो मैच फिनिशर जो है देखने से बनते हैं, आप उनको जाके देखेंगे, फिर उनको जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने क्यों बनाए? अभी तो आपने 4 हाई परफॉर्मेंस सेंटर का और इजाफा कर दिया, आपने फैसलाबाद बना दिया, मुल्तान बना दिया, कराची भी आ गया। तो इन हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब ये होता है कि कोई भी अच्छा प्लेयर आपको मिलता है, वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ उसको ग्रूम करते हैं, उसको तैयार करते हैं, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो मैच फिनिशर हो, चाहे वो जो है पावर हिटर हो, तो वहाँ उसको जांचा जाता है उसकी सलाहियतों को। हमारे पास ऐसा नहीं है। हम क्या बदलते हैं? हेड कोच बदल दो, कप्तान बदल दो, हेड कोच बदल दो, कप्तान बदल दो। इन 6-8 महीने साल के अंदर आपने 4-5 कप्तान बदले, फिर कोच बदले। कोच बदलने से, कप्तान बदलने से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, सोच बदलने से आपकी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही, सोच बदलने से कारकर्दगी बेहतर होती है। और फिर वो सिलेक्टर्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो यकीनन जो पाकिस्तान के जो बड़े डोमेस्टिक सीज़न चल रहा होता है, वो ग्राउंड तक अगर जाए ना,
तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्लेयर के अंदर कितनी सलाहियतें हैं। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कई सुपरस्टार मैच फिनिशर मौजूद हैं। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करें तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फिनिशर मौजूद हैं, और सिर्फ ज़रूरत इस उम्र की है कि सोच अगर बदल ली जाए और शायद पसंद नापसंद को हटा दिया जाए तो यकीनन कामयाबियां ज़रूर मिलती हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल कदीर राना साहब आपका शुक्रिया, बदियुल जमा साहब आपका शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।